नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में जो हमारी 100 मेंस लेवल डीआई की सीरीज चल रही है उसमें सेट नंबर 5 एंड 6 हम सॉल्व करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर देता हूं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आप उस पर जुड़ जाओ और जब भी पीडीएफ शेयर किया जाए आप उसको ट्राई कर लिया करो सवालों को, फिर आप उसका वीडियो देखा करो। ठीक है, तो सवाल देखिए। सेट नंबर 5 जो है वो पूरी सीरीज का ये है। जिंक कॉपर लेड का रेशियो हमें 4 अलॉयज में दिया गया है। 4 अलॉयज हैं पी क्यू आर एस, उनमें जिंक कॉपर और लेड का रेशियो हमको दिया गया है। ठीक है, और वेरिएबल की फॉर्म में दिया गया है। ठीक, आगे जानकारी देखते हैं क्या दी गई है। तो बोला गया है ए बी एम एन एक्स वाई आर नेचुरल नंबर्स, एम एन एक्स आर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस अजीब सी इक्वेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 और सॉरी इंफॉर्मेशन नंबर 3, m इक्वल्स टू y इंटू सी स्क्वायर, a बराबर b इंटू सी स्क्वायर, c इज अ नेचुरल नंबर, c ग्रेटर देन 1। मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें दी गई है, बहुत सारे वेरिएबल हैं। तो इसमें दो ही रास्ते हैं, या तो आप सेट को देखते ही गिव अप कर दें, है ना, कि सर ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हमसे नहीं बनेगा, स्किप कर दें एग्जाम में, है ना। दूसरा रास्ता ये है कि कम से कम स्किप करने से पहले एक बार इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए। अगर ये नहीं सॉल्व हो जाती है, हो पाती है, तो हम स्किप कर देंगे, मतलब 1 से 2 मिनट हम इस इक्वेशन को जरूर देंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि स्किप करना है या नहीं करना। सो लेट्स ट्राई दिस। ये इक्वेशन है एम एन एक्स माइनस 10 माइनस 30 इंटू एम एक्स माइनस 30 एम एक्स माइनस 45 एन एक्स, ओके, प्लस 300 m। एक एक वेरिएबल को ध्यान से देखकर लिखना है, कोई गलती ना हो जाए। प्लस 450 n प्लस 1350 x माइनस 13,500 इक्वल्स टू 0। एक बार मैंने इक्वेशन लिख ली। अगर मैं पहले दो टर्म्स को देखता हूं ध्यान से, तो मुझे यहां पर कुछ कॉमन नजर आ रहा है। इन दोनों में मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है? मैं यहां से m कॉमन ले सकता हूं और n कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं m n कॉमन लूंगा यहां से, तो अंदर बचेगा x माइनस 10 बचेगा। यस, करेक्ट है, यस। नेक्स्ट अगर देखें, देखो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जो भी चीज कॉमन आ रही है ब्रैकेट के अंदर, जो जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर आई है, वो चीज सभी में सेम आ जाए। काश ऐसा हो पाए। लेट्स ट्राई। क्या ऐसा हो सकता है? देखो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूंगा, तो मैं यहां से 350 कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर बचेगा x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। यस, सॉरी 1350 कॉमन ले रहा हूं, x माइनस 10, तो यहां भी x माइनस 10 आ गया, यहां भी x माइनस 10 आ गया। और कहां से आ सकता है? तो अगर मैं यहां इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा कुछ, और इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो इन दोनों में से अगर मैंने माइनस 30 m कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा x माइनस 10, क्योंकि 30 का 10 टाइम्स है। और इन दोनों में से माइनस 45 n कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस 10, बिकॉज 45 का 10 टाइम्स है। एंड प्लस 1350 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इन सब में से x माइनस 10 आ गया कॉमन। x माइनस 10 कॉमन आते ही एम एन, देखो अगर आप इतना कर पाते हो ना एग्जाम में, 1 से 2 मिनट टाइम देने के बाद अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो, तो इसके बाद सवाल को छोड़ना नहीं है ना। बिकॉज यही मेन पॉइंट है कि आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इस सवाल को आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आपको मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए। एम एन माइनस 30 m माइनस 45 n प्लस 1350, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे कि गलती ना हो जाए। ठीक है, x माइनस 10, और इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? m कॉमन ले सकता हूं, तो n माइनस 30 बचेगा अंदर, n माइनस 30 बचा। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं? माइनस 45 कॉमन लूंगा, तो अंदर बचेगा n, और माइनस 45 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 30। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 10, इसमें से n माइनस 30 कॉमन ले लिया, तो n माइनस 30, अंदर क्या बचेगा? m माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सो वी गॉट x इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 30 एंड m इक्वल्स टू 45, बिकॉज x, m, n वर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके रूट्स हैं 10, 30। रूट्स का मतलब जहां पर ये वैल्यू आकर 0 हो जाए, तो इसके जो रूट्स हैं 30, 10 एंड 45, राइट। 10, 30 एंड 45, ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई।
अब आगे चलें तो आगे मुझे जो वेरिएबल दिए गए हैं उनको देखता हूं जरा। मुझे दिया गया m इक्वल्स टू वाई इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, वेयर सी इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके, m इक्वल्स टू y into c square. So what is the value of m? m is 45. 45 upon c square equals to y. Now I know कि y is a natural number. यहां पर बोला गया कि y natural number होना चाहिए, right? y natural number कब होगा? जब c square इसको completely divide करेगा, तभी natural number बनेगा ना y. तो c must be a perfect square, or we can say c square must be a perfect square. तो सी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, बिकॉज सी की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 45 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 कंप्लीटली डिवाइड्स 45 एंड 9 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, 9 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 अपॉन 9, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो c की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। एग्री? अच्छा, सो वी गॉट सो मेनी वेरिएबल्स। आगे एक और देख लेते हैं, a बराबर b इंटू सी स्क्वायर, राइट? सो a बराबर b इंटू सी स्क्वायर। सो डू वी नो द वैल्यू ऑफ b? नहीं पता अभी, ठीक है। अभी हम यहां पर आते हैं, a, n and 50 आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स दैट फॉलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो a, n और 50 की अगर हम बात करें तो a की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू क्या है, 50 है, राइट? ये जीपी में है, तो जीपी में क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम रहता है। तो जैसे अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो इन दोनों का रेशियो 3:5 है, तो इन दोनों का रेशियो भी 3:5 होना चाहिए कि नहीं? तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो एक की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 × 3 18 हो गया। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 18 आ गई, राइट? ए की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। एंड ए इज लेस देन एन, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 18, ए की वैल्यू 18 आ गई, डन। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो हम इस वाले पर आते हैं, a बराबर b इंटू सी स्क्वायर। तो a बराबर, a यानी 18 बराबर b इंटू सी स्क्वायर। व्हाट इज सी स्क्वायर? सी स्क्वायर इज व्हाट, 9। सो 9, सो b की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, 2, राइट? सो वी गॉट ऑल द वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड थे सारे के सारे मिल चुके हैं। अब हम जरा एक टेबल बना लेते हैं इसमें, मतलब टेबल में वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो अलॉयज है मेरे पास P Q R S, ठीक है, P Q R एंड S, ठीक है। और यहां पर जिंक कॉपर लेड का रेशियो, जिंक कॉपर एंड लेड, जरा रेशियो देखें। सबसे पहले m:c:2। सो m की वैल्यू क्या है मेरे पास, 45। c की वैल्यू कितनी है, c कहीं दिया गया है कि यस, c इज 3। तो 45:3:2, ठीक है, 45:3:2। अगर हम अलॉय Q की बात करें तो n:x:l। सो n की वैल्यू क्या थी मेरे पास, n की वैल्यू है 30, x की वैल्यू है 10 और l 30:10:l। l की वैल्यू तो नहीं पता ना, तो इसको ऐसे ही रखा रहने दो। z:y:1, z की वैल्यू कुछ नहीं पता, y की वैल्यू हमें पता है 5, तो z:5:1। And last one is a:7:b. What is a and b? 18 and 2. तो a और b की जगह 18 और 2 रख देते हैं। So 18:7:2, ठीक है। So we got these ratio, जहां पर अभी कुछ वैल्यू अभी भी अननोन है, l और z। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सवालों पर। पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये, देखो जरा इसको ध्यान से। सवाल है, total weight of alloy S is 540 gram and the ratio of the total quantity of copper in R and S together to the total quantity of lead in R and S together। तो यहाँ पे देखो R और S की बात हो रही है, ठीक है। तो R और S में रेशियो पता है मेरे को, R में Z:5:1, R में है जिंक कॉपर लेड का रेशियो Z:5:1, ठीक है। एंड S में अगर हम बात करें तो यहां पर रेशियो क्या है, देखो 18:7:2, 18:7:2, ठीक है, जिंक कॉपर लेड, राइट। अब ध्यान से आगे बढ़ेंगे थोड़ा देख कर। सवाल क्या कह रहा है, देखो टोटल वेट ऑफ अलॉय एस इज 540 ग्राम। तो 540 अगर इसका टोटल वेट है
तो मैं इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल सकता हूं, है ना। इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होंगे, 18 + 7 25 और 27, 27 की वैल्यू 540, सो 1 यूनिट की वैल्यू 20, सो 2 × 20 कितना हो गया 40, 7 × 20 140 एंड 18 × 20 360। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमको मिल जाती हैं यहां पर इस तरीके से। आगे अगर हम देखें, अब ये वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, तो इनके साथ कोई एक वेरिएबल लगा दो, बिकॉज उसकी टोटल क्वांटिटी भी नहीं पता। Z × K 5K एंड दिस इज K, एक K कांस्टेंट लगा दिया। तो सवाल ये कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन आरएनएस टुगेदर, तो कॉपर की टोटल क्वांटिटी कितनी है भाई, 5K + 140, 5K + 140 एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ लेड इन आरएनएस टुगेदर, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ लेड कितनी हो जाती है, K + 40। इनका जो रेशियो हमें दिया गया वो 95:22 दिया गया है, 95/22। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K हियर। 5 से कैंसिल करेंगे 28 टाइम्स, 5 से कैंसिल करेंगे 19 टाइम्स। ठीक है, सो इट इज 19K + 19 4 = 76, 760 = 22K plus 22 × 28, 56, 56 + 5 61, 616, राइट। सो दिस इज 3K बराबर, ये कितना आ गया, दिस इज आई थिंक 144, नहीं 144, तो K की वैल्यू 28 आ जाती, K की वैल्यू 48 आ जाती है यहां से, K की वैल्यू 48 आ गई। अब सवाल क्या पूछ रहा है, if ratio of total quantity of zinc in RNS together to the total quantity of copper in RNS together is this, what is the value of Z। ठीक है, तो total quantity of zinc in RNS together, तो what is total quantity of zinc, ZK + 360, तो ZK, K की वैल्यू 48 रख देते हैं, Z into 48 plus 360 and total quantity of copper in RNS together, copper is 5K + 140, तो 5K कितना हो जाएगा 240, भाई 5K कितना हो जाएगा 5 × 48 240, 240 + 140 मिलकर कितना हो जाएगा 380। इनका जो रेशियो है वो दिया गया है 42:19, 42:19। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करने और हमें वैल्यू निकालनी किसकी, Z की, तो Z की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 19 से गया ये 20 बार। ठीक है, तो 48 Z + 360 बराबर दिस इंटू 2 840, 840 में से माइनस करेंगे तो दिस इज 8 एंड दिस इज 4, 480, 48 Z बराबर 480, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास 10, तो वैल्यू ऑफ Z इज व्हाट 10, सो आंसर इज व्हाट ऑप्शन ई। क्लियर, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। ऑल राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड लेड इन Q इज दिस, तो बात यहां पर Q की हो रही है। अब Q की अगर हम बात करें तो Q में जो हमारे पास रेशियो है वो 30:10:L है। Q की अगर हम बात करें तो Q में किस किस का रेशियो, जिंक कॉपर लेड का रेशियो 30:10:L, यही रेशियो है हमारे पास। अच्छा, अब अगर आगे बढ़े तो आगे देखो दिया गया है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड लेड इज 270 एंड डिफरेंस बिटवीन जिंक एंड कॉपर इज 600। ये काम की चीज है काफी ज्यादा। तो जिंक एंड कॉपर की बात करें तो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो 600 है, तो यानी यहाँ पर डिफरेंस है 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू 600। अब मेंटली करो ना इस चीज को, 20 यूनिट्स बराबर 600, सो 1 यूनिट बराबर 30, सो 1 यूनिट इज 30, सो 30 × 30 900 एंड 30 × 10 300, सो यू गॉट दीज टू वैल्यूज, राइट। ओके, तो जिंक और लेड की क्वांटिटी आ गई, जिंक और कॉपर की, सॉरी। अच्छा, बोला है कि द रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ लेड इज लीस्ट इन अलॉय Q, सो दिस इज लीस्ट वैल्यू। ठीक है, अब ये कितने ग्राम है मुझे नहीं पता, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू मैं K मान लेता हूं। तो सवाल ये कह रहा है कि डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड लेड, सो कॉपर माइनस लेड करूंगा क्योंकि डिफरेंस बोला है, तो हायर माइनस लोअर करेंगे, तो 300 माइनस लेड, इसकी जो वैल्यू है वो 270 के बराबर, राइट। सो लेड की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 30, 300 माइनस 270 30, राइट। सो पूछा क्या है, यही पूछा है ना, क्वांटिटी ऑफ लेड, सो आंसर इज व्हाट 30 ग्राम, ऑप्शन ए। डन, यस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ।
If the ratio of the total quantity of P and S is 5:3 and total quantity of copper in P and S together is this, what is the total quantity of copper in alloy P? So P और S की बात हो रही है, ठीक है। P की क्वांटिटी और S की क्वांटिटी 5:3 के रेशियो में है, तो मैंने इसको 5 के मान लिया और इसको 3 के मान लिया, राइट। मुझे रेशियो दिया गया है जिंक कॉपर लेड का, जिंक इज टू कॉपर इज टू लेड, यहां भी पता है, और जिंक इज टू कॉपर इज टू लेड। तो अगर मैं यहाँ पर P और S में वैल्यूज देखूं तो वैल्यूज क्या है, देखो ध्यान से समझो, 45 3:2 एंड 18 7:2, ठीक है। सो इट इज 45 3:2 एंड दिस इज 18:7:2, राइट। आगे अगर हम देखें तो हमसे बोला गया है, अच्छा क्या ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये इनका जो टोटल है वो ऑलरेडी 5:3 के रेशियो में तो नहीं है। तो ये हो गया 50 और ये हो गया कितना 27, 50 और 27 का रेशियो तो 5:3 के रेशियो में नहीं है। अगर 50 और 30 हो जाता तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, लेकिन 50 और 27, चलिए कोई बात नहीं। बोला है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर दोनों में मिलाकर 291 है। कॉपर की क्वांटिटी यहाँ कितनी होगी, 3 बाई टोटल 3/50 ऑफ 5 के, 3/50 ऑफ 5 के ये होगी, और यहाँ पर कॉपर की क्वांटिटी कितनी होगी 7/27, 7/27 ऑफ 3K, 7/27 of 3K, and this total quantity of copper is 291, right? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, और क्या है, 5 से गया ये 10 बार, 3 से गया ये 9 बार, 9 इंटू 3 27 और 70 कितना हो गया 97 अपॉन 10 इंटू 9 90, K बराबर 291। नाउ 97 का 3 टाइम्स है 291, है ना। K बराबर कितना हो गया 270, K की वैल्यू 270 आ गई। K की वैल्यू जब 270 आ गई तो हमसे बोला टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन अलॉय P, तो कॉपर की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी होगी 3/50 ऑफ 5K, और K की वैल्यू रख देते हैं 270, यस, K की वैल्यू 270 रख दी। तो 5 से गया ये 10 बार, 10 से 0 कैंसिल हो गया, 27 इंटू 3, मेरा आंसर आ गया 81, 81। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डन, 81 इज करेक्ट आंसर। Next, what is the average value of A, B and X? तो A, B and X का एवरेज तो हम निकाल ही लेंगे ना, बिकॉज सारी वैल्यू हमें पता ही है। तो करना क्या है इसमें, A, B and X की वैल्यू रखो, एवरेज निकाल लो, ठीक है। तो दिस इज रन एंड दिस इज सेकंड सेट, दैट इज सेट नंबर 6 ऑफ सीरीज। तो यहाँ पर देखो 5 MBA कॉलेजेस PQRST, थोड़ा सा लॉजिकल है ये सेट, वर रेटेड 1 to 5 in 5 different attributes PL, प्लेसमेंट फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज, फूड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एथिकल अवेयरनेस। तो इन 5 पैरामीटर्स में इनको रैंकिंग दी गई है कॉलेजेस को। कौन कौन से कॉलेज हैं, 5 कॉलेज हैं PQRST, ठीक है। और रैंकिंग 1 से लेकर 5 तक दी जाती है, रैंकिंग 1 भी दी जा सकती है, 2 भी, 3, 4 एंड 5। 1 का मतलब है लोएस्ट रैंक, लीस्ट रैंक, 5 का मतलब अगर किसी को 5 मिला है तो दैट इज हाईएस्ट, राइट, दिस इज हाईएस्ट। आगे अगर देखें, अकॉर्डिंग टू ओवरऑल रेटिंग ऑफ ईच कॉलेज, दैट इज सम ऑफ द रेटिंग्स गॉट बाय द कॉलेज इन 5 एट्रीब्यूट्स, द कॉलेज which was rated highest was tagged as most aspiring, ठीक है। तो मोस्ट एस्पायरिंग कौन सा होगा, जिसको हाईएस्ट रेटिंग मिली है, एंड द वन which was rated least was tagged as underdeveloped, तो जिसको लीस्ट रेटिंग मिली है दैट इज called underdeveloped, ठीक है। चलिए, so now let's look at this graph। इस ग्राफ में क्या दिया गया, the following graph shows the details about the number of people for each given rating, है ना, कितने लोगों ने कौन कौन कितनी कितनी रेटिंग दी। आप एक बात सोचो जरा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे हम। 5 कॉलेज हैं, हर कॉलेज को हर एट्रीब्यूट में कुछ ना कुछ रेटिंग मिलेगी, 1 2 3 4 5, है ना। तो हर कॉलेज को कुल मिलाकर 5 रेटिंग मिलने वाली है, और टोटल 5 कॉलेज हैं, हर कॉलेज को 5 रेटिंग मिलने वाली है, 5 ही कॉलेज हैं, तो टोटल कितनी रेटिंग मिलेंगी 25, 25 टाइम्स रेट किया जाएगा कॉलेजेस को सब मिलाकर, है ना, बिकॉज हर कॉलेज को 5 एट्रीब्यूट्स में रेट करना है। वो कुछ भी हो सकती है रेटिंग, हो सकता है कि उसे मतलब 2 में 5 मिल जाए, फिर 4 मिल जाए, 3 मिल जाए, किसी में 2 मिल जाए, वो हमें नहीं पता, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन जो उसको जज कर रहा है, वो कितनी रेटिंग देता है। लेकिन कुल मिलाकर रेटिंग्स 5 पैरामीटर में दी जानी है एक कॉलेज को। तो एक कॉलेज को 5 पैरामीटर, तो टोटल 5 कॉलेज को मतलब 25 बार रेटिंग दी जाएगी।
एंड ये अगर इन फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो रेटिंग 1 हमें 3 बार दी गई है, तो 1 इंटू 3। रेटिंग 2 कितनी बार दी गई है, 2 इंटू 6, या नॉट लाइक दिस, ये तो टोटल रेटिंग आ जाएगी। ये 3 टाइम्स दी गई है, ये 6 टाइम्स दी गई है, ये 4 टाइम्स दी गई है, ये 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 7 टाइम्स, इन सबका सम कितना आता है, 16, 16 प्लस 9 25। तो कुल मिलाकर 25 रेटिंग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही? ये दोनों चीजें बराबर आ रही हैं। सबसे पहले हमने ये वेरीफाई किया, बराबर आ रही है। नंबर ऑफ रेटिंग्स कितनी आ रही है, 25। तो रेटिंग 1 जो है 3 बार दी गई है, रेटिंग 2 6 बार, रेटिंग 3 4 बार। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए, ऑल कॉलेज गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एट मोस्ट 3 एट्रीब्यूट्स। किसी भी कॉलेज को 5 जो रेटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा 3 एट्रीब्यूट्स में दी जा सकती है। मतलब जो किसी भी कॉलेज के लिए 5 रेटिंग आई ना, वो 2 बार हो सकती है, 3 बार, 1 बार, या हो सकता है 5 उसे मिले ही ना, लेकिन 3 से ज्यादा बार उसे 5 नहीं मिल सकता। नो कॉलेज गॉट एन ओवरऑल रेटिंग लेस देन 12। लेस देन 12 कोई नहीं हो सकता, मतलब एवरी कॉलेज शुड बी, the sum of rating should be greater than equal to 12. Each of the 5 colleges got the rating of both 2 and 4 in at least once in some of the attributes. तो ये इनको जो रेटिंग है 2 and 4 मिलेगी कम से कम एक बार, है ना, कम से कम एक बार 2 and 4 सभी को मिलेगा। ठीक, पहला सवाल ये। तो सबसे पहले जो जो मैंने यहां पर देखा उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर टेबल बना लेता हूं। P Q R S T 5 कॉलेजेस, ठीक है। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो इनको देखो 5 पैरामीटर्स में रेटिंग मिलनी है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 पैरामीटर्स में इनको रेटिंग दी जानी है। अब अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो हमें बोला गया है कि हर कॉलेज को 2 एंड 4 तो मिलना ही मिलना है, एक एक बार, कम से कम एक बार तो 2 एंड 4 मिलेगा ही, है ना। तो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे लिख दो इसको, दिस इज P Q R S T। लेट सपोज इसको 2 और 4 मिल गया, 2 और 4 मिल गया दूसरे, ठीक है। 2 4 सभी को एक एक बार मिलना है, तो 2 4 2 4 2 4, मतलब एटलीस्ट एक बार तो 2 4 देना ही है, तो 2 4 हमने दे दिया, राइट। आगे ये जो सवाल कह रहा है ना, तो सवाल ये कह रहा है कि T हैज द मिनिमम पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग। ना व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग फॉर एनी कॉलेज। तो सवाल में हमको कहा गया था कि किसी भी कॉलेज की जो रेटिंग है वो 12 से कम नहीं हो सकती, तो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 12, यानी टी की जो वैल्यू है वो टोटल जो है टी का वो 12 के बराबर है। एंड पी हैज द मैक्सिमम पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग। तो पी की रेटिंग मैक्सिमम कब आएगी, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल कब होगा, तो 2 एंड 4 तो आ ही चुका है, बाकी ये 3 स्पेस बची है। अगर 3 बार इसको 5 मिल जाए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही बनेगी ना, इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, राइट। बिकॉज 3 स्पेस नहीं, तीनों को 5 दे दिया, और क्या लोगे, तो 15 15 प्लस 6 21, तो इसका आ गया 21। अब हमें पता है कि P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T, मतलब ये साइन कुछ इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर एंड ग्रेटर, राइट। तो बीच में जो 3 वैल्यूज आनी चाहिए वो 21 और 12 में के बीच में आनी चाहिए, 12 से बड़ी 21 से छोटी, ओके। अच्छा, अब मेरे पास देखो यहां पर 12 कैसे आएगा, तो ये 4 और 2 6 तो हो चुका है, तो बाकी मुझे 3 स्पेस फिल करनी है, तो 12 कैसे आएगा, तो 6 में 6 और जोड़ना पड़ेगा, तो 6 कैसे आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, 3 स्पेस फिल करनी है और टोटल 6 चाहिए मुझे, तो 3 2 1 करूंगा ना, 3 2 1, राइट। सो अब मेरे पास रेटिंग कौन कौन सी बची, देखो 1 मेरे पास टोटल 3 टाइम्स था, 1 एक बार यहां पर आ चुका है, तो 1 2 टाइम्स बचा मेरे पास, ठीक है। 1 जो है 2 टाइम्स बचेगा, 1 बचेगा 2 टाइम्स, 2 1 बचे। इसके अलावा 2 जो है 6 टाइम्स आना था, और 2 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स आ चुका है, मतलब 2 सभी के सभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 3 की बात करूं तो 3 4 टाइम्स आना था, 3 1 टाइम आ चुका है, तो 3 टाइम्स बचा है, राइट। 4 की बात करें तो 4 5 टाइम्स आना चाहिए और 5 टाइम्स आ चुका है, 4 5 टाइम्स जो है कर हो रहा है, और 5 बार आ चुका है, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं लिखने की। 5 जो है टोटल 7 टाइम्स आना चाहिए, और 5 3 टाइम्स आ चुका है, तो मेरे पास 5 कितना बचेगा, 4 टाइम्स। तो कुल मिलाकर मेरे पास रेटिंग्स कितनी बची, 4 और 3 7 और 2 9, और स्पेस भी बचे हैं टोटल 9, राइट। इनको फिल करना है मुझे, और इस तरीके से फिल करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको नंबर्स का गेम है, सोचना पड़ेगा हल्का सा। तो देखो कैसे सोचे, यहाँ पर
किस तरीके से इनको फिट करें। तो आप ऐसे सोचिए कि मेरे पास जो 5 है वो कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। अब 4 बचे हैं तो मैं या तो इसको एक भी 5 ना दूं, अगर मैं इसको एक भी 5 नहीं दूंगा तो मुझे 5 यहां पर एडजस्ट करने पड़ेंगे भाई, कम से कम इनको दो दो दूंगा तभी 4 बनेंगे, है ना। क्योंकि 3 अगर दे दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगी इसकी रेटिंग, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, तो कम से कम फिर 2 दूंगा, है ना। और अगर 2 5 किसी को मैंने दे दिए तो इसकी रेटिंग कम हो जाएगी ना। और अगर मैंने सबको एक एक 5 भी दिया तो मेरे पास एक 5 एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो मैं किसको दूंगा, इसको दूंगा, बिकॉज इसकी जो रेटिंग है वो इससे इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। ठीक है, आप 5 की अगर बात करते हैं तो 5 मेरे पास चार बचे हैं, अगर मैं एक एक 5 सबको भी दे दूंगा तो भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा 5 बचेगा जो मुझे इसी को देना पड़ेगा, बिकॉज और किसी को अगर दे दिया तो फिर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि 2 5 में इसको दे देता हूं और 1 5 इसको दे देता हूं, तीनों के तीनों 5 में इसको नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, लेसर नहीं होगा इससे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो सबसे पहले मैंने 5 को एडजस्ट किया, ओके। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनकी जो रेटिंग है टोटल कितनी हो चुकी है, 5 और 5 10 और 6 16 16। सो 16 में मैं यहां पर 3 भी रख सकता हूं और 1 भी रख सकता हूं, है ना। 5 तो सारे एग्जॉस्ट हो गए, चलो हटाओ। मैं यहां 3 भी रख सकता हूं, 1 भी रख सकता हूं, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि मैं यहां पर 3 रख दूं या फिर मैं यहां पर 1 रख दूं। सो बोथ आर पॉसिबल। तो एक काम करता हूं, मैं दूसरा केस भी बना ही लेता हूं, राइट। 1 2 3 4 5। दिस इज P Q R S T एंड ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये हमारे पास 21 आ ही चुका है, ये 12 आ चुका है, इसका स्कोर हमें पता है 2 4 5 5 2 4 5 5 5। इसका स्कोर क्या है, 2 4 3 2 1 2 4 3 2 1, है ना। अगर इसकी बात करें तो इट इज 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 एंड 2 4 5। अभी तक ये तीनों बराबर चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर पहला केस मैंने लिया कि 5 के बाद मैंने यहाँ 3 रख दिया, 5 तो यहाँ रखना ही रखना है। 5 के बाद मैं यहाँ पर 3 की जगह 1 भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पर 3 चला गया, 3 यहाँ चला गया। और इस केस की बात करेंगे तो 1 1 3 3 3 बचा था मेरे पास, तो यहाँ पर 1 चला गया। अब मेरे पास ये 4 यहाँ बचे और ये 4 यहाँ बचे। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। 5 और 5 10 और 3 13, 13 प्लस 6 हो गया 19। और इस केस में कितना आएगा, 17 आएगा। 6 और 5 11 और 6 17, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दीज वैल्यूज कि ये क्या हो सकती हैं। तो हम देखते हैं, जरा ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर 3 3 भी रख सकता हूँ, है ना। अब 3 1 भी रख सकता हूँ, लेकिन 3 1 रख दूंगा यहाँ पर तो होगा क्या कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना, बिकॉज यहाँ 3 3 बचेगा और ये सिर्फ 3 1। अभी तक तो तीनों दोनों बराबर है ना। तो अगर मैं यहाँ 3 3 रखता हूँ तो आप ये सोचो कि 3 और 3 6, 6 और 11 17 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 11 सिर्फ 15 बनेगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमें इसको ज्यादा रखना है। तो हमें क्या, केवल एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पर 3 3 बन जाए और ये 3 1 बचे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो ये कितना हो गया, 6 और 5 11 और 6 17, और ये कितना हो गया 15। लेकिन इसमें ये क्या होगा कि ये ग्रेटर वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ग्रेटर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, दैट्स व्हाई दिस केस इज रूल्ड आउट। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस केस ओनली। अब अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो ध्यान से समझें, यहां पर कितना आना चाहिए, देखो 1 1 3 3 बचे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 3 3 को रख दूं और 1 1 को यहां पर रख दूं, ठीक है। 3 3 को यहां रख दूं और 1 1 को यहां रख दूं। दूसरा कोई और रास्ता, अगर मैं 3 और 1 को रखता हूं तो यहां इसके लिए भी 3 और 1 बचेगा, है ना। 5 सारे एग्जॉस्ट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 5 कितनी बार आ रहे थे, 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 एग्जॉस्ट हो गए, केवल 1 1 3 3 बचे हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी यही है कि हम 3 3 को यहाँ रखें और 1 1 को यहाँ रखें, बिकॉज अगर हम 3 1 को रखेंगे तो 3 1 इसके लिए बचेगा, ये इक्वल हो जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो बस एक ही तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 6 और 11 17, और ये कितना हो गया 5 और 2 7, 7 और 6 7 और 6 13। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। यहां पर सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ रहे हैं, ठीक है,
और कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है, और पूछा क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल रेटिंग ऑफ आर, सो देयर मस्ट बी सम फिक्स रेटिंग ऑफ आर, व्हिच इज व्हाट 17। अगर फिक्स नहीं होती तो सवाल ये पूछता व्हाट कैन बी द रेटिंग ऑफ आर, लेकिन अब एक फिक्स वैल्यू बोली, व्हाट इज, मतलब एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, और जो आ भी रही है 17। ठीक, let's come to the next one. If only two colleges P and S got the overall rating of 17 and despite getting rating of 1, तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं बना लेता हूं P, Q, R, S and T। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि 2 and 4 सभी को मिलना ही चाहिए एक एक बार, तो 2 4 2 4 सभी को दे दिया मैंने, 2 4 2 4 2 4 सभी को दे दो, राइट। उसके बाद P एंड S को 1 1 की रेटिंग मिली, तो P को भी 1 और S को भी 1, राइट। एंड ओवरऑल रेटिंग 17 मिली, 17 मिली है इनको ओवरऑल रेटिंग। ठीक है, अब मेरे पास देखो बचा क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं 2 जो है 5 टाइम्स था, सॉरी 1 कितने बचे, 3 बचे, 1 2 3 थे ना, 2 यहां पर आ चुके हैं, तो एक 1 बचा केवल। 2 की अगर हम बात करें तो 2 मेरे पास 6 टाइम्स थे, 5 आ चुके हैं, तो एक 2 बचेगा। 3 की बात करें तो 3 जो है 4 टाइम्स आना चाहिए, तो 4 टाइम्स चारों के चारों बचे हुए हैं, 3 3 3 3, राइट। एंड 4 जो है 5 टाइम्स आना चाहिए, 5 टाइम्स आ चुका है। 5 जो है 7 टाइम्स आना चाहिए, अभी तक एक भी 5 नहीं आया, तो 5 को मैं 7 टाइम्स ले लेता हूं, राइट, 7 टाइम्स। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। सवाल कह रहा है कि डिस्पाइट गेटिंग रेटिंग ऑफ 1 इन वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, नन ऑफ देम वाज टैग्ड एज अंडर डेवलप्ड, इनमें से कोई भी एक अंडर डेवलप्ड नहीं था। अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी लोएस्ट रेटिंग हो, मतलब कोई भी वैल्यू इनमें से लोएस्ट नहीं है, दैट मींस कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू है जो इनसे भी कम है, राइट। ठीक है, सो व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ओवरऑल रेटिंग ऑफ द कॉलेज व्हिच वाज टैग्ड मोस्ट एस्पायरिंग, तो हो सकता है कि मोस्ट एस्पायरिंग की रेटिंग यही हो जाए, क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोस्ट एस्पायरिंग ना। मोस्ट एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, जिसको हाईएस्ट रेटिंग मिले, है ना। मोस्ट एस्पायरिंग का मतलब तो यही हुआ ना कि जिसको हाईएस्ट रेटिंग मिली। अब हाईएस्ट वाले की लोएस्ट पॉसिबल रेटिंग बतानी है, सो दिस में भी हाईएस्ट है ना, ये भी हाईएस्ट हो ही सकता है ना, क्योंकि जब ये लीस्ट नहीं है तो कोई ना कोई इससे कम होगा, तो ये हाईएस्ट हो जाएगा, है ना। अब इससे कम वाला तो हाईएस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 17 है, तो 17 से कम वाला तो हाईएस्ट हो नहीं सकता, तो मैं कोशिश करूंगा कि 17 हाईएस्ट हो जाए। 17 मुझे ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है ना। तो आप ये देखो कि 5 कॉलेज हैं, है ना, पी क्यू आर एस टी, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, इनकी जो टोटल रेटिंग है वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि 1 आया 3 टाइम्स, 2 आया 6 टाइम, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 7, इनकी जो टोटल रेटिंग है वो तो मैं निकाल सकता हूं, दैट इज अ फिक्स वैल्यू। उन्हीं में से हमको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट्स सपोज जो भी हाईएस्ट है, एक कॉलेज इनमें से हाईएस्ट होगा और बाकी 4 कॉलेज और होंगे। अब हाईएस्ट वाले को आप ये सोचो कि मुझे इसकी मिनिमाइज, इसको कम से कम रखना है, मतलब मैं चाहता हूं कि इन सब में ये हाईएस्ट भी हो और उस केस में इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू भी हो। तो अगर फिक्स वैल्यू में से इसको कम से कम देना है तो बाकी सबको ज्यादा से ज्यादा दूं, इनको ज्यादा से ज्यादा दूंगा ना, मोर दूंगा तभी तो इसके लिए कम से कम बचेगा, राइट। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि किसी की रेटिंग 16 आ जाए, बिकॉज अगर मैं 17 को हाईएस्ट बनाने की फिराक में हूं तो मैं चाहूंगा कि कोई एक ना एक वैल्यू 16 आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 16 रह सकती है ना। वैसे तो मैं 12 भी बना सकता था, वो 12 इज द लीस्ट पॉसिबिलिटी, लेकिन मैं ज्यादा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे हाईएस्ट वाले को कम से कम रखना है, तो मैं 16 बनाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये 17 कैसे बनेगा, आप ये सोचो, 4 और 2 6 और 1 7 आ गया, 7 और 17 बनाना है तो 10 और चाहिए, तो 10 तो केवल एक ही तरीके से आ सकता है, 5 5, यहां पर भी 5 5, राइट। तो 5 5 5 5, 4 चले गए मेरे पास से, ठीक है, तो इनको हटा देते हैं। अब मेरे पास बचे क्या, ये सब बचे। और अब आप ये देखो कि मुझे 16 चाहिए, तो किसी भी एक को आप 16 बना लो। तो लेट सपोज मैंने इसको 16 बनाया, तो 16 कैसे आएगा, 6 6 और यहां पर कितना चाहिए, 10 चाहिए। अब 10 चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 10 कैसे आ सकता है, 5 और 3 8 और 2 10, एक ही तरीके से आ सकता है, 5 3 8 और 2 10, तो ये 16 पॉसिबल है। तो 5 चला गया, 3 चला गया, 2 चला गया। अब मेरे पास ये बचे,
मैं ये चाहूंगा कि 17 से कोई आगे ना निकल पाए, राइट, क्योंकि 17 अभी तक मुझे यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है और उसको मुझे कम से कम रखना है, तो 17 को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। बढ़ जाए अगर वो बात अलग है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मिनिमाइज रखना है, मैक्सिमम वाले को कम से कम रखना है। तो 17 की मेरी कोशिश है कि मैं 17 को रखूं। तो लेट्स सी कि और क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी सबको 17 से कम ही रखने की कोशिश करेंगे। तो 5 को निपटाओ, 3 को निपटाओ, 1 को निपटाओ। 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। 5 3 8 और 1 9, 9 और 6 हो गया 15। तो 5 चला गया, 3 चला गया, 1 चला गया। अब मेरे पास बचे 5 3 3, इनको मुझे यहीं रखना पड़ेगा, 5 3 3। ठीक है, तो 6 और 5 11, 11 और 6 हो जाएगा 17। ठीक है, 17। तो 17 ही हो पाया ना, 3 वैल्यू 17 आ गई मेरे पास। 17 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, 17 से बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 17 वाले को ही मोस्ट एस्पायरिंग हमको घोषित करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 17 इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर मोस्ट एस्पायरिंग कॉलेज। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास क्या है, देखो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ओवरऑल रेटिंग ऑफ द कॉलेज टैग्ड एज अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का मतलब है कि मिनिमम वाला, मिनिमम वाले की रेटिंग कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनमें से वैल्यू देखो, देखो यहाँ पर मिनिमम हमने देखा था अभी कि मिनिमम कैन बी 15, यहाँ पर मिनिमम कैन बी 15, सो 15 इज पॉसिबल। और एक केस में हमने 12 भी देखा था, तो 12 इज ऑल्सो पॉसिबल। इन दिस केस 12 भी पॉसिबल है। तो जब ये दो पॉसिबल हो गए तो आंसर ऑल आर पॉसिबल ही होगा, है ना। या हो सकता है बोथ ए एंड सी होता, पर 13 भी पॉसिबल आराम से हो ही जाएगा। जब 12 पॉसिबल है तो 13 भी मिनिमम पॉसिबल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा फेरबदल करोगे, है ना, मे बी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई ना करे, बिकॉज ऐसा कहा भी नहीं गया उस सवाल में, है ना। तो आप थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो 13 वाला मिनिमम हो जाएगा, है ना, 13 वाला मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो 13 इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, 6, मुझे 13 चाहिए ना, तो 6 और 7 चाहिए, तो 7 कैसे मिलेगा, 6 तो पहले ही आ चुका है, 7 और चाहिए, तो 4 और 2 6 और 1 7, 1 4, लेकिन 4 तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 13 कैसे आएगा, तो 2 और 2 4 और 3 7। ठीक है, देखो अगर मैं 13 बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगा, लेट्स ट्राई, एक बार बना के देखते हैं, है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। PQRST, मुझे मिनिमम बनाना है 13, मैंने 12 और 15 की पॉसिबिलिटी तो मैं देख चुका हूं ऑलरेडी, तो उनको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 13 बनाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसा तो नहीं है कि 13 बने ही ना, तो दिस इज व्हाट 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4। ठीक है, अब मेरे पास बचा कितना, 1 बचेगा 3 बार। ठीक है, 6 बचेगा, 2 तो 5 टाइम्स आ चुका है, एक 2 बचेगा, 3 4 टाइम्स बचेगा। ठीक है, और 4 बचेगा 5 टाइम्स, ये तो हो चुका है पूरा। 5 बचेगा 7 टाइम्स, 5 5 5 5 5, बहुत सारे बचे। ठीक है, अब अगर मैं 13 बनाने की कोशिश करूं तो 13 कैसे बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 और 2 6। 13 कैसे बन सकता है, 13 13 13 13 कैसे बन सकता है, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, मैंने 2 में 3 ले लिया और 1 7 ऐसे ले लिया। ठीक है, 3 3 1 3 3 1, ये हो गया 7 7 और 6 हो गया 13। सो अब मुझे इसको मिनिमम रखना है, यानी मैं इंश्योर करता हूं कि बाकी सारी वैल्यू इससे ज्यादा हो। तो मैं 5 5 5 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करता हूं ज्यादा से ज्यादा, ताकि सारी वैल्यू इससे ज्यादा ही आए। ठीक है, 5 मेरे पास कितने बचे थे, 7, तो खूब सारे दे दो, 4 3 7, राइट, ये 7 हो गए, तो 5 सारे एग्जॉस्ट हो गए। अब बचे 3 3 1 1, 3 3 2 1 1, तो 3 3 इसको दे दो, 2 1 1। अब जरा इनको ऐड करो, 11 11 और 6 17 पॉसिबल है, ये 11 और 6 17 पॉसिबल है, ये 5 और 5 10 और 2 12 12 और 6 18 पॉसिबल है, ये 6 और 5 11 11 और 6 17 पॉसिबल है। तो 13 इज मिनिमम, so 13 मिनिमम इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो ऑल आर पॉसिबल, आंसर इज ऑप्शन डी, वेरीफाई कर लिया। ठीक, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये सवाल आप ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे
कमेंट में इसका आंसर बताने की। कोई भी डाउट आता है आपको डिस्कस, अगर इसमें कुछ भी चीज डिस्कस करनी है, आंसर मैच करना है, कुछ भी करना है, तो आप जो है जो टेलीग्राम ग्रुप मेंस लेवल डीआई नाम से जो बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो सारे अपडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए, तो होपफुली यू लाइक दिस सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।